नमस्कार दोस्तों। आइए मैं आज आपको उद्योग के बारे में पढ़ाऊँ। देखिए दोस्तों, कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 4th लेवल का हो और चाहे दूसरे लेवल का हो, सभी एग्ज़ामों में उद्योग से 1-2 नंबर पक्का आते हैं। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे और नोट्स बनाएँगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं उद्योग। तो दोस्तों, अब देखिए उद्योग किस पर आधारित होता है? कच्चे माल पर। माल मतलब वस्तु, माल मतलब वस्तु, कच्चे माल पर। अब देखिए, कच्चे माल से क्या बनाई जाती है? नई वस्तु बनाई जाती है। अर्थात नई वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और निर्माण करने वाली जो इकाई होती है, उसी इकाई को उद्योग कहते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, उद्योग शब्द बना है दम से। दम। उद्योग शब्द किससे बना है दोस्तों? उद्यम से बनता। उद्यम का मतलब प्रयास। जब हम कोई प्रयास करते हैं तो कच्चे माल से नई वस्तु बनाते हैं, अर्थात नई वस्तु का निर्माण करते हैं। और इस निर्माण करने के लिए इकाई स्थापित करते हैं और उसी इकाई को उद्योग कहते हैं। उद्योग में हमें क्या प्राप्त होता है? उद्योग से हमें उत्पादन प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? उत्पादन प्राप्त होता है। अब यहाँ हम कच्चे माल को प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। कच्चे माल को हम किसमें रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। और जो हमारा उद्योग होता है, उद्योगों को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। देखिए, वैसे देखा जाए हमारे देश में जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल, कच्चा माल मीन्स वस्तु, कच्चा वस्तु पर आधारित होता है। अक्सर कृषि पर आधारित होता है या खनन पर आधारित होता है। पर दोस्तों, कृषि पर और खनन पर यही हमारे हमारे अर्थ हमारे अर्थ व्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था की क्या होती है? की रीढ़ होती है। क्या होती है? रीढ़ होती है। और कच्चा माल से हम जो नई वस्तु का निर्माण करते हैं, वहां उस इकाई को हम क्या बोलते हैं? उद्योग। तो उद्योग को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र ऐसे बोलते हैं। प्राथमिक प्राथमिक बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद उद्योग से जो सामान तैयार होता है, सामान सामान का सेवा सेवा देना देना या देना देना क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र का मतलब हो गया द्वितीयक द्वितीयक। तो सेवा क्षेत्र में क्या जाएगा? बैंक आ जाएगा। क्या जाएगा? बैंक आ जाएगा। कंपनी आ जाएगा। ठीक है? अर्थात बैंक, कंपनी, दुकान भी कह सकते हैं, दुकान आ जाएगा। तो बैंक, कंपनी, दुकान आदि को हम तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र कहते हैं। और उद्योगों को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और कच्चा माल वस्तु को हम कृषि अर्थात खनन क्षेत्र कहते हैं। अब फिर आ जाएंगे हम अपने पॉइंट पर। अब जैसा कि हमने बताया, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, हम कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करते हैं। तो खनन पर आधारित, खनन से भी हमें कच्चा माल मिलता है, जैसे लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट। अब आपसे पूछेगा कि पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ था, पहला लौह कारखाना कहाँ था, पहला सीमेंट कारखाना कहाँ था, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग क्या है, भारत का सबसे बड़ा लौह उद्योग कहाँ है? तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है। अब कृषि आधारित, अब देखिए कृषि आधारित उद्योग पर चीनी है, कपड़ा है। चीनी और कपड़ा उद्योग किस पर आधारित होता है? चीनी के कच्चे माल पर। अब चीनी जो है गन्ना से तैयार होगा और कपड़ा जो है कपास से तैयार होगा। और आप सबको पता है गन्ना और कपास क्या है? क्षेत्र से मिलता है। उसी तरह से वन पर आधारित उद्योग, तो वन का पर आधारित उद्योग में कागज आ जाएगा, रेशम आ जाएगा। आप पता है कागज किससे मिलता है? तो कागज वृक्ष से मिलता है। और रेशम किससे मिलता है? से मिलता है। वृक्ष और कीट वन पर आधारित होते हैं। अब खनन के आधार पर तकनीक,
वायु निर्माण, जलयान निर्माण, रेल निर्माण, ये सब क्या है, ये भी हमारा खनिज पर आधारित होता है। एक खनन पर होता है और एक खनिज पर होता है, दोनों में फर्क है। अब बताइए, तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में कृषि आधारित, द्वितीयक उद्योग में उद्योग आधारित और तृतीयक में सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र। और प्राथमिक उद्योग को हम कितने क्षेत्रों में बांटेंगे, तो खनन, कृषि, वन और खनिज। गौर करेंगे दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई, आप सबको पता होगा। आगे आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब भारत में जो सरकारें होती हैं, सरकारें उद्योग को चलाने के लिए नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है। तो सरकार पॉलिसी क्या बनाए, अब देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 1948। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौर करिएगा। तो 48। दूसरी औद्योगिक नीति 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नई औद्योगिक नीति कब बनी, अब देखिए, औद्योगिक नीति कब बनी, तब तक 48 कहिएगा। और नई औद्योगिक नीति कब बनी, 1991 कहिएगा। देखिए, हमारे भारत में देखिए, 1991 के पहले की नीति अलग है, इधर की नीति अलग है और इधर की नीति हमारी अलग है। इधर की नीति अलग है। इधर की नीति किसने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने। किसने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने। और किसके साथ, पीवी नरसिम्हा राव, पी नरसिम्हा राव। तो मनमोहन और पीवी नरसिम्हा राव कब, 1991 में मिल करके एक नीति बनाए। और नीति में क्या बनाए, तो पहला लाइसेंस लाइसेंस राज समाप्त, ठीक है। दूसरा उदारवादी, ठीक है। तीसरा का अवमूल्यन, ठीक है, का अवमूल्यन। और चौथा लुक लुक ईस्ट पॉलिसी। अब आपसे पूछेगा, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी आपसे पूछेगा, लुक ईस्ट पॉलिसी कब बना, 1991। आपसे पूछेगा लाइसेंस राज कब समाप्त किया गया, 1991 में। पूछेगा उदारवादी नीति की तरफ भारत कब बना, 1991 में। रुपया का मूल्यन कब हुआ, 1991 में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी। अब पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी। तो कब बना, 1991 में। और इसके पहले की जो हमारी ओल्ड नीति, ये हमारी जो ओल्ड नीति थी, इस पर चलती थी 1956। और 1956 से पहले जो नीति थी 1948 थी। अर्थात 3 औद्योगिक नीति बनी, 1948 से लेके 1956 तक, और तीसरा 1991। तो 1991 वाली नीति अभी भी चल रही है। मनमोहन सिंह ने चौथी नीति अभी, सॉरी, मोदी जी ने अभी चौथी नीति नहीं बनाई है। तो ये भी जीके में आता है, लुक ईस्ट पॉलिसी, लाइसेंस राज, उदारवादी, रुपए का अवमूल्यन, ठीक। अब जैसा कि यहाँ पर देख लिए, हमारी जो 1991 में औद्योगिक नीति बनी, 3 चीजों पर फोकस किया गया, उदारीकरण पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर। मनमोहन सिंह ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हम बोलते हैं एलपीजी। आपसे पूछ देगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे कॉमनली नहीं जानते हो तो गैस वाला बता देंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर वाला, लेकिन नहीं, एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण।
और तीसरा ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। किसकी देन है? मन धन। हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की तरफ कौन लेकर गए? मनमोहन सिंह जी। वैश्वीकरण की तरफ कौन लेकर गए? मनमोहन सिंह जी। हमारी अर्थव्यवस्था को उदार किसने बनाया? मनमोहन सिंह जी। कब? 1991 में। अब देखिए पीएम थे नरसिम्हा राव, अब फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के जनक, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के जनक कौन कहे जाएंगे? मनमोहन सिंह जी। ठीक, अब देखिए हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में जान गए, जीके में आपसे भी पूछता है। अब आगे देखेंगे हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? उद्योग बैठाया। लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। अब देखिए पहला है लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात आपको पता है 96% लौह होता है और 1% कार्बन होता है। अब प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1875 कहाँ? कुल्टी। कुल्टी कहाँ है? बंगाल में। अब आपको पता है पहला लौह कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? बंगाल में। और कहाँ? कुल्टी में। बट यह भारतीय गवर्नर नहीं कर रहे थे। इसे हम दामोदर घाट नदी घाटी, किस नदी घाटी? दामोदर। अब ऐसे पूछेगा कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना किस नदी में स्थापित किया गया दोस्तों? दामोदर नदी में। कहा? बंगाल में। किस जिले में? कुल्टी में। कब? 1875 में। 14 साल कांग्रेस का गठन हुआ और इस कंपनी का क्या नाम था? बंगाल आयरन वर्क्स। और करेंगे बंगाल आयरन वर्क्स। तो इसके बारे में कुछ नहीं, आपसे यही पूछ। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको टी, अगला आपका TISCO, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, को फॉर कंपनी। टाटा स्टील, टाटा आयरन स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? 1907 में। और करेंगे टिस्को। और इसे स्थापित करने वाले साकजी जमशेदपुर। कौन? साकजी। कहाँ है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर वर्तमान में कहाँ है? झारखंड। और तबका बिहार। तबका बात हो रहा है पुराने जमाने 1907 में, तब बिहार। और आपको पता है सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो जमशेदपुर टाटा नगरी कहते भी है। टाटा नगरी किसे कहते हैं? टाटा नगर। टाटा नगर किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। तो 1907 में। और कौन स्थापित किए थे? जमशेदजी टाटा। अब देखिए दूसरी वर्नर कंपनी बंगाल में 1918 में। अब देखिए यहां पर जो हम दिए हैं सेकंड, दूसरा पंचवर्षीय योजना। आपको पता है दूसरे पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई में कहा? रूस के सहयोग से। आपसे पूछेगा भिलाई, भिलाई कहाँ है? तो आप कहेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? ध्यान देंगे दोस्तों, भिलाई कहाँ है दोस्तों? कहेंगे छत्तीसगढ़। कहाँ कहेंगे? छत्तीसगढ़। और एक दुर्गापुर, आपको पता है दुर्गापुर किसके सहयोग से? यूके, यूके मतलब ब्रिटेन कह सकते हैं। और ये कहाँ है? बंगाल में। जी पूजा कहाँ होला? बंगाल में। ठीक। अब भलाई कहाँ होला? छत्तीसगढ़ वाले 36 लोग भलाई, भलाई कहाँ होला? छत्तीस। अच्छा भारत की भलाई कौन करता है? रूस। अच्छा राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। याद रखेंगे उड़ीसा। ये किसके सहयोग से? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। अब देखिए
भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर बंगाल में यूके के सहयोग से, राउरकेला कहाँ है, जर्मनी में उड़ीसा के सहयोग से। और अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना बोकारो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो कहाँ, झारखंड में, और किसके सहयोग से। हालांकि हमने यहाँ पर वर्ष दिया है दोस्तों, लेकिन वर्ष के चक्कर में ज्यादा न पड़िएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, भिलाई रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी, बोकारो रूस। तो इसे जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में। तो एग्जाम जीडी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, पीपी हो, मतलब जिसमें जीके आता है, जनरल स्टडी नहीं, उन एग्जामों के लिए मस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो गौर करेंगे, शायद आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा एल्युमिनियम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग समझ गए, एल्युमिनियम उद्योग। अब देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है दोस्तों, बॉक्साइट। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। और प्रथम कारखाना एल्युमिनियम की कहा, जे नगर। जे नगर कहाँ है, बंगाल में, जे नगर। और जे नगर कहाँ है, बंगाल में। बंगाल में पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 बना था। कब, तो 37। ठीक है, और हमारे यहाँ जो एल्युमिनियम की कंपनी है उसको बाल्को बोलते हैं, BALCO, बाल्को। बी से भारत, ए से एल्युमिनियम, और एल से एल्युमिनियम, को से कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और बाल्को कहाँ है, कोरबा है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़। अब देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम उत्पादन का मुख्य केंद्र छत्तीसगढ़ का बाल्को, अर्थात बाल्को कंपनी है, कोरबा स्थान है, और राज्य छत्तीसगढ़। और किसके सहयोग से, रूस के। अब भिलाई किसके सहयोग से, रूस के, तो लोहे वाला है। और ये बाल्को, बाल्को किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कंपनी का नाम है बाल्को और जगह का नाम है कोरबा। कोरबा प्रसिद्ध है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे। इस सन में 1965 में। और दूसरी कंपनी का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन। हिंडाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। हिंडाल्को कहाँ है, रेड़कूट और सोनभद्र। रेड़कूट सोनभद्र कहाँ है, हमारे यूपी में। कहाँ है, अब पूछेगा यूपी में हिंडाल्को कंपनी कहाँ है, रेड़कूट सोनभद्र में। किसके सहयोग से, तो आप कहेंगे यूएस ए के सहयोग से। के सहयोग से दोस्तों, यूएसए के सहयोग से, अर्थात अमेरिका, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। तो गौर करिएगा, किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग। ठीक, देखिए हम रिपीट इसलिए करते हैं दोस्तों, ताकि देखिए करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात पर पड़त। देखिए बार बार लिखने से हमारे ज्ञान बढ़ाने के 3 स्रोत होते हैं। श्रवण, श्रवण एक होता है तो हम सुनते हैं, तो जब किसी को बार बार सुनते हैं तो दिमाग पे रेखाएं बनती हैं, और उसी रेखाओं के हिसाब से हम बोलते हैं। तो ये जानेंगे, बालको, हिंडाल्को। और तीसरा क्या है, नालको। नालको नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। और नालको कहाँ है, कामनजोड़ी। कामनजोड़ी कहाँ है, उड़ीसा में। और किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग। तो आपने 3 कारखाना पाया का, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का 3 कारखाना पाया, एक हिंडाल्को, हिंडाल्को, और एक हो गया आपका हिंडाल्को, और दूसरा क्या हो गया आपका, बाल्को। बाल्को नाल्को, एक हो गया बाल्को, और तीसरा हो गया
नालको, ठीक है। नालको किसके सहयोग से? फ्रांस। कहां पर? उड़ीसा में, ठीक है। और बालको किसके सहयोग से? रूस। कहां पर? बालको कहां है? तो आप बालको कहेंगे कोरबा छत्तीसगढ़। कहां कहेंगे? कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है। और तीसरा हिंडाल्को के सहयोग से यूएसए। हिंडाल्को कहां है? तो आप कहेंगे हिंडाल्को रेणुकूट, रेणुकूट, रेणुकूट और सोनभद्र। रेणुकूट कहां है? सोनभद्र में। और सोनभद्र कहां है? याद रखेंगे ये तीनों किसकी कंपनी है? एल्यूमिनियम की, अर्थात यहाँ पर बॉक्साइड, बॉक्साइड से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में मद्रास चेन्नई, ठीक है, लेकिन क्या रहा? असफल रहा, ठीक। अतः प्रथम सफल कारखाना भी मद्रास में, एक गुजरात में, गुजरात में कहा? पोरबंदर में। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर में किया सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा, किया सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। ये भी गौर करेंगे। सीमेंट का इतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन एल्युमिनियम का लॉ अयस्क का जरूर याद। अब देखिए सूती वस्त्र, ये भी पूछता है आपसे, ठीक है दोस्तों, वस्त्र पूछता है आपसे। सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? कलकत्ता। अब कलकत्ता को तो बताना नहीं पड़ेगा, बंगाल, ठीक। लेकिन क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। लेकिन प्रथम सफल कारखाना कहाँ? मुंबई में। कब? 1854। याद रखेंगे क्योंकि सूती वस्त्र भारत की रीढ़ है, ठीक है। और किसके द्वारा? कवासनी, कवासनी डाबर, यहाँ पर डाबर याद रख सकते हैं, कवासनी डाबर द्वारा, ठीक है। अब देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, पूरब का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का कनुपल्ली मुंबई। अब कहेंगे सर ये मैनचेस्टर क्या है? तो मैनचेस्टर दोस्तों इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है मेरे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं चीनी उद्योग पर। चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना देवरिया, देवरिया में जगह है प्रतापपुर, और कहा? यूपी में। किस वर्ष? 1903 में दोस्तों, किस वर्ष? 1903 में। अब भारत में चीनी व गन्ना उत्पादन दूसरे स्थान पर, किसके बाद? ब्राजील। आपसे पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? यूपी। देखिए किताबों में कहीं कहीं यूपी, लेकिन यूपी पिछड़ गया। यूपी में कई चीनी मिलें बंद हो गई, जिससे महाराष्ट्र आगे हो गए चीनी में। लेकिन रॉ मटेरियल की बात की जाए गन्ने की, तो गन्ने में यूपी पहला स्थान है, ठीक। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी गन्ना कौन उत्पादन करता है? ब्राजील। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी कौन उत्पादन करता है? ब्राजील। लेकिन हमारे भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन। दुनिया में दूसरे स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे गन्ना, कौन? भारत। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान से का करार किया, ध्यान भी रखिए पॉइंट है। तो बांग्लादेश कहां से चीन आयात करेगा? पाकिस्तान। पहले कहां से करता था? भारत से। मतलब भारत का बिजनेस उठाकर किसको देना? पाकिस्तान। तो चूंकि ये बनता है। अब देखिए सर्वाधिक चीनी मिले और गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र। देखिए सर्वाधिक चीनी मिल और गन्ना उत्पादन दोनों उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी मिल हमारे यहाँ कुछ चीजें बंद हो चुकी कारण से उत्पादन हम नहीं कर पाते हैं, तो महाराष्ट्र मारिएगा, ठीक। अब देखिए कागज उद्योग, तो कागज उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में, और कहा? हुगली नदी के किनारे बालीगंज। बालीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज कारखाना।
पॉलीगन। ठीक दोस्तों, नोट्स जरूर बनाएंगे। रेशम उद्योग। अब देखिए रेशम वस्त्र का भारत में कितने किस्म होते हैं? 5 किस्म। मलबरी, पुंगा, इरी, टसर, टसर और ट्रिपिकल। ये 5 रेशम होते हैं। अर्थात जो रेशम का रॉ मटेरियल होता है, हाई काइंड का, ध्यान। ठीक। और जिसमें से प्रथम रेशम मिल हावड़ा में, कहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पूछेगा भारत में प्रथम रेशम मिल का कारखाना किसने बैठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और किस वर्ष? 1832 में। और कहा? हावड़ा। याद रखेंगे, हावड़ा। लेकिन ऊनी वस्त्र का उद्योग पहला कहा? कानपुर। ऊनी वस्त्र का पहला उद्योग कहाँ खुला? कानपुर में। और दूसरा भीरवाल, पंजाब। का मतलब ऊनी वस्त्र के लिए कौन जाना जाता है यूपी में? कानपुर। और भारत में ऊनी वस्त्र के लिए कौन जाना जाता है? पंजाब जाना जाता है। और भारत में पहला रेशम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? हावड़ा में। देखिए दोस्तों, उत्पादन में प्रथम स्थान हो तो हम अगले टॉपिक पर बताएंगे। ठीक है। अब देखिए वायुयान उद्योग पर आएंगे तो प्रथम वायुयान उद्योग बेंगलुरु में, आज भी है, बेंगलुरु में है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा। इस कंपनी द्वारा, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा। कब से? 1940 में। तो वायुयान कारखाना कहाँ है? बेंगलुरु में है। लेकिन इसी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पड़ गया, जिसे हम HAL कहते हैं। HAL आपसे पूछा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक। अगला जलयान उद्योग। तो प्रथम कारखाना 1941 कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। और इसे किस नाम से जानते हैं? HSL, अर्थात हिंदुस्तान यार्ड लिमिटेड। देखिए भारत में जो जलयान उद्योग है पुर्तगाल की, ये वीडियो में हमने बताया, भारत में जलयान उद्योग के लिए विशाखापत्तनम पुर्तगाल जाना जाता, और भारत में वायुयान उद्योग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेल जाना जाता। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर। अगला देखेंगे रेल उद्योग। रेल उद्योग का कारखाना जमालपुर, बिहार में। याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में पहला रेल कारखाना कहाँ खुला था? जमालपुर। जमालपुर कहाँ है दोस्तों? बिहार में। ठीक है। और रेलवे बनारस रेल इंजन कारखाना 1969 में खुला। कहाँ पर? ये डीजल इंजन है। कहाँ पर है? यूपी का सबसे बड़ा कारखाना है। वर्तमान में इसे इलेक्ट्रिक इंजन भी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रिक इंजन भी कर दिया गया। तो डीजल इंजन प्लस इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ पर? मडुआ। मडुआ डी है। आपको पता है मडुआ डी कहाँ है? वाराणसी। अब ये तो पता नहीं है आपको। ठीक है। अर्थात वाराणसी मडुआडी में। और चित्तरंजन रेल कारखाना, चित्तरंजन कहाँ है? बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है। यह भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना। अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना तो आप कहेंगे चित्तरंजन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। कौन इंजन? इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। इलेक्ट्रिक इंजन चित्तरंजन में। डीजल इंजन कहाँ पर? बनारस। ठीक है, मड़ुआडी। ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो डब्बा, रेल डब्बा, रेल डब्बा कहेंगे कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब। कहाँ है? पंजाब में। और रेल पहिया, रेल पहिया, पहिया कारखाना, रेल पहिया कारखाना। ठीक है। तो क्या कहेंगे? रायबरेली। रायबरेली। ठीक है। और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंजन
इलेक्ट्रिक इंजन रंजन, ठीक है। और डीजल इंजन, डीजल इंजन कहेंगे आप मडुआ डी, मडुआ डी कहाँ है, वाराणसी, ठीक, मडुआ डी। अब प्रथम कारखाना का, रेल का कारखाना क्या कहेंगे, जमालपुर। और जमालपुर कहाँ है, ठीक, ये भी जीके बनता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए रासायनिक उर्वरक, तो प्रथम उद्योग रानीपेट कारखाना, रानीपेट, ठीक। और सिंदरी, क्या रखेंगे, रानीपेट। और दूसरा सिंदरी, रानीपेट और सिंदरी उर्वरक कारखाना। तो उर्वरक कारखाना में याद रखेंगे रानीपेट, सिंदरी। अब देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में हमारे जितने भी कारखाने हैं, उन कारखानों को हम 3 कैटेगरी में बांट दें। एक हो जाता है हमारा महारत्न, एक हो जाता है नवरत्न, एक हो जाता है मिनी रत्न, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्थात सार्वजनिक का उपक्रम, अर्थात सार्वजनिक उपक्रम के तहत सरकार क्या किया था, इतने बड़ी कंपनियां थी, सभी कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया, ठीक, अर्थात अपने अधीन ले लिया था, ठीक है। इनमें से यदि 100% हिस्सेदारी है, इनमें से 51% हिस्सेदारी किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की, सरकार, ठीक है, इसकी हो जाती है सरकार की। एक सरकार मानक तय करता है। तो देखिए भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी, तो 13, और नवरत्न कंपनियों की 16। देखिए दोस्तों ये बढ़ते घटते रहे, ठीक। और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74। अब मिनी रत्न कंपनियां दो होती है, एक किस, दूसरा, एक 62 और एक 12। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है, और इसमें विशेषकर इनकी क्या ना पूछ लेता है, संख्या पूछ लेता है। ऐसे पूछे हैं, ग्रुप डी हुआ, एसएससी हुआ, यूपीपी में कई बार पूछा है क्वेश्चन। अब देखेंगे ये जो महारत्न कंपनियों में क्या पर ध्यान देंगे, सेबी के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जितनी भी महारत्न कंपनियां होती हैं स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होती हैं, और पहले इनको नवरत्न का दर्जा होता है। ये जो महारत्न कंपनियां होती हैं एक क्रम से गुजरती है, और 3 वर्ष में औसत कारोबार 25,000 करोड़ का, अगर किसी कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ का हुआ हो, और शुद्ध पूंजी नेट कैपिटल उनका 15,000 करोड़ हो, नेट कैपिटल को का मतलब हो सकता है लाभ का, क्या हो सकता है, लाभ 15,000 करोड़ का कमाई है, ठीक है। और शुद्ध लाभ 5,000 करोड़, जिनमें से देखिए टोटल टर्नओवर 25,000 करोड़ और बेनिफिट 15,000, और 15,000 करोड़ में 5,000 बेनिफिट, ठीक। उसी तरह से इनका भी दर्जा होता है दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं कुछ महारत्न कंपनियों के नाम, ये जो 13 महारत्न कंपनियां हैं इनके कुछ नाम आप ध्यान दें। एक है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे हम शार्ट में बोलते हैं BHEL, हेल, याद रखेंगे, हेल, ठीक। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बोलते हैं BPCL, याद रखेंगे दोस्तों। और अब वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वर्ष, इतना डीप नहीं जाता एग्जामों में। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, एक कोयले का सारा काम करता है, ठीक है। गेल, गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, HPCL, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,
ठीक है, नेशनल थर्मो पावर एनटीपीसी, एनटीपीसी। देखिए यूपी हो और चाहे भारत हो, जितना भी विद्युत उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल कोयला लगता है, जीवाश्म, तो उनके तहत यही काम करता है एनटीपीसी। ठीक है, उसी तरह से ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ओएनजीसी, ओएनजी। ठीक है, अगला पावर ग्रिड कारपोरेशन। ठीक है, पावर ग्रिड, हम इसको शॉर्ट में पावर ग्रिड ही कहते हैं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इसे अभी हाल ही 1989 में दर्जा मिला था। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, उसके बाद पावर फाइनेंस कारपोरेशन पीएफसी, रूरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन। ठीक है, 1969 रूरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, आरईसी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितने ग्रामीण विद्युतीकरण है। ग्रामीण विद्युतीकरण कौन करता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, आरई। इसका गठन कब हुआ था? 1969 में। और लास्ट में 13वां है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड कारपोरेशन। ये रहा आज आपका दोस्तों। क्या दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इसी टॉपिक पर, इकोनॉमिक्स पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।